हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है मनोज, आखिरी बेंच से। आज का जो अपना टॉपिक है वो है टुवार्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो दो कॉन्सेप्ट पर आधारित है। फर्स्ट क्या है, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। सेकंड क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट है उसको ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर भी बोलते हैं, यानी ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट ही बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। तो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर डिस्कस करने के लिए डी ब्रोगली ने बताया कि कोई भी मैटर होता है यानी पदार्थ होता है उसकी दो प्रकार की नेचर होती है। एक तो वेव नेचर होती है और सेकंड होती है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रूप में होगी, और जो पार्टिकल नेचर होगी इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स होगी, और वो फोटॉन्स की जो एनर्जी होगी वो क्वांटिनाइज होगी, यानी कि कुछ सर्टेन एनर्जी होती है, यानी फिक्स वैल्यू होती है उनकी। तो अपन क्या बोलते हैं उसको, ई बराबर उसको बोलते हैं अपन एन एच न्यू। ये होती है पार्टिकल नेचर। और वेव नेचर किसके फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रूप में होती है। ये बता दिया था किसने, प्लांक्स थ्योरी ने बता दिया था। लेकिन डी ब्रोगली ने इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस किया। इसकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो लैम्डा किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा कैलकुलेट करेंगे एच अपॉन एम वी से। एम वी क्या है, मोमेंटम है, तो एम वी को क्या लिख देंगे, पी, एच बाई पी हो गया। अब इसको मैं काइनेटिक एनर्जी में चेंज करना चाहता हूँ, तो कैसे चेंज करूँगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक 1/2 एम वी स्क्वायर। अगर इसको एम से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ऊपर नीचे, तो क्या हो गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर बटी एम। ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। एम स्क्वायर वी स्क्वायर को क्या लिख देंगे अपन, पी स्क्वायर बाई 2m। यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2m इंटू के ई। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 2m इंटू के ई। पी की वैल्यू क्या आई, √2m के ई। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ मैं। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्यू वी भी होती है। अगर फोटॉन्स की बात करूँ तो क्यू वी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो इस प्रकार अपन किसी की भी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। अगर उसकी पार्टिकल नेचर हो या फिर वेव नेचर हो तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं अपन। तो इसके जो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर था, इसके कई सारे अपने न्यूमेरिकल भी बनते हैं इन फॉर्मूलों पे। जो ये फॉर्मूले हैं उन पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। जब ड्यूअल बिहेवियर की बात करते हैं, डी ब्रोगली ने क्या बताया, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका मोशन है वो वेव करेक्टर का होता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, सामान्य ऑब्जेक्ट होता है, उसकी वेव करेक्टर होगा। पार्टिकल नेचर भी होगी, ड्यूअल नेचर तो होगी, लेकिन कोई भी मोशन जो होगा वो वेव के मुंह, वेव किस में फॉर्म में होती है, एनर्जी के फॉर्म में होती है। तो वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट कर लेंगे अपन, जो पिछले फॉर्मूले डिस्कस किए हमने। तो वेवलेंथ जो होगी, इनकी वेवलेंथ होगी वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगी, यानी बहुत ज़्यादा कम होगी, क्योंकि इनका जो मास है ऑब्जेक्ट का, वो मास बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो लैम्डा देखा हमने, लैम्डा क्या होता है, एच अपॉन एम इंटू वी। तो मास अगर बहुत ज़्यादा है, एम अगर हाई है, एम बढ़ेगा तो लैम्डा डिक्रीज होगा। अगर मास बहुत ज़्यादा है तो लैम्डा बहुत कम होगा। तो इस प्रॉपर्टीज़ को अपन डिक्टेट नहीं कर पाते कि वेव नेचर की प्रॉपर्टी, यानी कि ये एंगस्ट्रॉम में चला जाएगा, यानी बहुत छोटा चला जाएगा। तो इसको लिए अपने को एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। तो वो अपन एक्सपेरिमेंट की हेल्प लेके इनको डिटेक्ट करते हैं कि वेव नेचर ऑफ मैटर है और उसका मोशन है, वेव फॉर्म में है, और वेव किसके रूप में होगी, एनर्जी के रूप में। वेव कौन सी होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगी। तो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर में डी ब्रोगली ने ये बात बताई कि अगर लैम्डा कोई भी वेवलेंथ होगी वो डिपेंड करेगी मास के ऊपर। अगर उसका मास बहुत ज़्यादा है तो लैम्डा बहुत शॉर्ट होगी। तो यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका अपन वेव नेचर डिटेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्ड होता है। तो ये था ड्यूअल बिहेवियर ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, बोर ने मॉडल दिया था। बोर ने मॉडल दिया था, उसने अपन रेडियस कैलकुलेट की थी, एनर्जी कैलकुलेट की थी, वेलोसिटी कैलकुलेट की थी, रेडियस कैलकुलेट की थी। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली थी हमने। तो लेकिन हाइजेनबर्ग ने क्या बताया, हाइजेनबर्ग ने ये बताया कि कोई भी जो पोजीशन और मोमेंटम है, कोई भी स्मॉल पार्टिकल है,
उसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है विथ एक्यूरेसी, एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ। यानी कि पोजीशन अगर कैलकुलेट करना चाहता हूँ, पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों को साथ साथ कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो एक्यूरेसी नहीं मिलेगी मेरे को। तो इससे को कैलकुलेट करने के लिए कुछ सारे अटेम्प्ट्स किए गए, दोनों क्वांटिटी को हायर एक्यूरेसी के साथ अपन कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि जो स्मॉल ऑब्जेक्ट होंगे उनमें क्या होगा, पोजीशन और मोमेंटम होगा, वो उनकी वैल्यू बहुत कम होगी। कम होगी तो 10⁻⁻⁻ में होंगी, तो उनको हायर एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट करना है, तो कुछ अपने को अटेम्प्ट्स यानी कई सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, तब जाके अपने को एक्यूरेसी मिलेगी। तो हायर एक्यूरेसी के लिए, हायर एक्यूरेसी अगर किसी एक की कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर पोजीशन की हायर एक्यूरेसी चाहते हैं, तो मोमेंटम की लेस एक्यूरेसी हो जाएगी हाइजेनबर्ग के अनुसार। अगर मोमेंटम की कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पोजीशन की लेस एक्यूरेसी हो जाएगी। तो प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन डेल्टा एक्स एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा पी दोनों कांस्टेंट होते हैं, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है और इक्वल टू और ग्रेटर देन होता है h/4 पाई। h/4 पाई को अपन h क्रॉस से भी लिखते हैं, h क्रॉस का फॉर्मूला क्या होगा, h/4 पाई। और इन दोनों का प्रोडक्ट होगा पोजीशन एंड मोमेंटम में, दोनों में अनसर्टेनिटी है, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा, इक्वल टू h/4 पाई या फिर ग्रेटर देन h/4 पाई। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। और क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी एक्स को, पी क्या है, पी बराबर क्या हो जाएगा एम वी। डेल्टा पी को क्या लिखेंगे अपन, एम तो कांस्टेंट है तो एम इंटू डेल्टा वी लिख देंगे इसको। तो एम इंटू डेल्टा वी हो गया पी का वैल्यू, पी का वैल्यू क्या हो गया एम इंटू डेल्टा वी। अगर यहाँ से अपन किसकी वैल्यू निकालना चाहें, डेल्टा वी की, डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी पी बाई एम, पी बाई एम होगी। तो पी बाई एम लिख देंगे यहाँ पे। कैसे, पहले पी की वैल्यू पुट करेंगे, पी की वैल्यू क्या होगी एम वी एक्स। तो इतना समझ में आ गया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम वी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। अब यहाँ से वी एक्स एम को नीचे डिनोमीटर में दे देते हैं, इस तरफ h/4 पाई एम। तो डेल्टा एक्स क्या हो गया, डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, डेल्टा पी क्या है अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, एच क्या है कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है। फिर डेल्टा एक्स इंटू एम वी एक्स, एम क्या है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और वी एक्स क्या है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, या फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट करना चाहें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, या फिर मास ऑफ एटम बोल सकते हैं, किसी का भी मास होता है एम। वी एक्स क्या है, वी एक्स क्या है वेलोसिटी है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में अपन अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते, दोनों का प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा, इस प्रकार। तो किसी की भी एक वैल्यू देके अनसर्टेनिटी, मतलब डेल्टा एक्स में वैल्यू देके डेल्टा पी की पूछ सकता है, डेल्टा वी की देके डेल्टा एक्स की पूछ सकता है। यानी कि आपको सारे फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, तब जाके आप किसी की एक की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मैथमेटिकल फॉर्मूला था। अगर इसमें अपन और कुछ बात करना चाहें, और कुछ क्या बात करेंगे अपन, अगर इसमें ये बात करना चाहें कि अगर डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, यहाँ ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर मैं डेल्टा एक्स को इंक्रीज करता हूँ तो डेल्टा पी अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट मेरे को कांस्टेंट करना है। इसका इन्वर्स भी पॉसिबल है, अगर डेल्टा पी बढ़ाता हूँ तो डेल्टा एक्स कम हो जाएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। इस प्रकार आप डेल्टा एक्स और डेल्टा वी का भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर डेल्टा एक्स बढ़ाऊंगा तो डेल्टा वी डिक्रीज हो जाएगा, अगर डेल्टा वी बढ़ाऊंगा तो डेल्टा एक्स डिक्रीज हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अपन। एक्सप्लेनेशन कैसे, एक्सप्लेनेशन किस प्रकार होगा, जब कोई भी अपन इलेक्ट्रॉन, कैसे इलेक्ट्रॉन के पाथ तो कांस्टेंट होते हैं, अगर बोर मॉडल की बात करें तो सर्कुलर ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। जब अपन किसी भी इंसिडेंट और फोटोन करवाते हैं किसी भी सब सेल पर,
तो इलेक्ट्रॉन्स का पाथ और सर्कुलर था, ओरिजिनल पाथ, तो वहाँ से फोटॉन्स रिफ्लेक्ट होंगे और माइक्रोस्कोप में जाएंगे, वहाँ से न्यू पाथ एंड न्यू वेलोसिटी मिलेगी। यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम एंड पोजीशन जो है इलेक्ट्रॉन की डिपेंड कर रही है इंसिडेंट फोटोन के ऊपर। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार हुआ कि इसका न्यू पाथ और न्यू वेलोसिटी हुई, तो इसका में डेल्टा एक्स आ जाएगा डिस्प्ले अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा वी न्यू वेलोसिटी। तो डेल्टा वी क्या हो गया, अनसर्टेनिटी इन। हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब भी अपन बोर मॉडल की बात की मैंने कि उसका जो बोर मॉडल है उसके हिसाब से कोई भी ऑर्बिटल है उसकी शेप क्या आ गई, सर्कुलर हो गई, उसके पाथ फिक्स हो गए, एक्सपेक्टेड पाथ क्या है, ओरिजिनल पाथ क्या है, ये सारी बातें की है अपने बोर मॉडल में। अब जब इंसिडेंट फोटोन और लाइट उसके ऊपर अपन डालेंगे किसी भी एटम के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन का पाथ डिस्टर्ब हो जाता है। जो इस रिफ्लेक्टेड फोटोन होंगे वो माइक्रोस्कोप में जाएंगे, उससे हिसाब से अपन उसका पाथ और वेलोसिटी मिल जाएगी अपने को, न्यू पाथ एंड न्यू वेलोसिटी। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस लेंगे अपन पाथ यानी पोजीशन का और वेलोसिटी का, उसके हिसाब से अनसर्टेनिटी अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा, जब मान लो अपन ने वो पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन का, तो सबसे पहले पोजीशन इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट करने के लिए लाइट को एज ए सोर्स अपन उस पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर डालेंगे, तो क्या होगा, फोटॉन्स ऑफ लाइट स्ट्राइक करेंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर, रिफ्लेक्टेड फोटोन होंगे, उसको अपन माइक्रोस्कोप में देख लेंगे, और रिजल्ट में पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब्ड, यानी कि उसकी वेलोसिटी और पाथ और पोजीशन का पाथ है वो दोनों चेंज हो चुके हैं, उनके बीच में अपन अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर लेंगे, यानी ओरिजिनल वैल्यू से मैच करा के। तो ये था अपना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो देखना जरूरी है। सिग्निफिकेंस क्या है कि इसने जो डेफिनेट पाथ थे, यानी बोर मॉडल ने बताया कि डेफिनेट पाथ होते हैं, इस प्रकार सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, लेकिन इसने ये बताया कि ये डेफिनेट पाथ है, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं जब अपन इलेक्ट्रॉन के ऊपर लाइट को स्ट्राइक कराते हैं। तो इसके ऊपर ये बताया कि वेलोसिटी और पाथ दोनों भी फिक्स नहीं होते, डेफिनेट नहीं होते पाथ, इसको रूल को उसने गलत साबित कर दिया। इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल इज ओनली सिग्निफिकेंट फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पाथ, ओनली माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है, क्योंकि इसका जो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में अंतर है, माइक्रोस्कोपिक होता है 10⁻⁻⁶, और मैक्रोस्कोपिक होती है जिसको अपन नेक्ड आई से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक को नहीं देख सकते, क्योंकि जब भी हमें बताया लाइट से फोटोन निकलेंगे, उनकी जो अपन पाथ और मोमेंटम देखना चाहते हैं डिस्टर्ब होना हुआ, तो उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनकी जो पोजीशन होती है और मोमेंटम होता है वो माइक्रो लेवल में होता है। तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का ही देख सकते हैं अपन, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का नहीं देख सकते। तो सिग्निफिकेंस इसको मैथमेटिकल रूप से समझते हैं। ये मान लो आप कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट है 10⁻⁻⁶, मेरे को कैलकुलेट करना है डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स, तो h/4πm होगा। तो वैल्यू पुट करेंगे, h की वैल्यू होगी 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, 4 का 4 3.14 पाई की वैल्यू 10⁻⁻6, 10⁻⁻28 वैल्यू आई। इतनी कम वैल्यू है, उसको देखने के लिए आंख से नहीं देख सकते, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है उसको, उसी का अपन सिग्निफिकेंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज आता है, क्योंकि अपने को एक्यूरेसी चाहिए। मैक्रोस्कोपिक में एक्यूरेसी तो आराम से आ जाएगी, माइक्रोस्कोपिक में ऑब्जेक्ट में एक्यूरेसी चाहिए, तो उसके लिए एप्लीकेबल होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये था अपना टुवार्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इसमें अपने दो बातें सीखी, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दोनों के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर अपडेट्स।